हेलो एवरीवन। सो आई होप यार सभी रिकर्जन अब स्टार्ट कर दिया होगा। हमने 2 वीडियो ऑलरेडी रिलीज़ कर दिए हैं, तो यार प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। ऐसा मत करना कि पहले तुम सारी वीडियो देखो और फिर प्रैक्टिस, ये हैबिट अच्छी नहीं होती। तो साथ साथ करते करते सीखना चाहिए हमेशा। और यार बहुत सारे लोगों के कुछ मैसेजेस मेरे को आते हैं, पर्सनल मैसेज, तो मैं उस पर थोड़ा कुछ बोलना चाहता हूँ कि जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ लेकिन मेरे से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे हैं। वीडियो देखने में आसान लगता है, फिर वो प्रॉब्लम तो मैं कर लेता हूँ लेकिन कोई नया प्रॉब्लम जब स्टार्ट करता हूँ सेम टॉपिक में तो उसके प्रॉब्लम मेरे से सॉल्व नहीं होते। तो यार उस पर मैं बोलना चाहूँगा कि यार जब वीडियो हम देखते हैं तो कोई और हमें जब समझा रहा होता है स्टेप वाइज, तो यार वो चीज़ फॉलो करनी आसान होती है। लेकिन जब हम खुद से स्टार्ट करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को, तो हमें ब्लैंक ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। मतलब कुछ भी हमें नहीं पता होता और सारी वो चीज़ें जो उस बंदे ने वीडियो में समझाई होती है वो हमें खुद बिल्ड करनी होती है। इस चीज़ में थोड़ा सा टाइम लगता है और थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस लगती है। तो स्टार्टिंग में अगर ये ना भी हो तब भी डिप्रेशन में नहीं जाना है यार। कोशिश करते रहना है और उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को कैसे अप्रोच करना है इस पे ज़्यादा फोकस करना है। जब स्टार्टिंग में कोई भी टॉपिक प्रैक्टिस करते हो तो उसकी अप्रोच जनरल क्या होनी चाहिए, किसी भी एक टॉपिक के प्रॉब्लम को सोचने की जनरल डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, कैसा प्रॉब्लम हमें मिला है, क्या कंडीशंस मिली है, उस कंडीशन में कैसे सोचना था और कैसे हमने सॉल्यूशन निकाला, इन सब पे थोड़ा फोकस करा करो और थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करा करो। तभी किसी भी एक टॉपिक को हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और यार बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी इम्प्रूव कर पाएँ, मतलब क्या ऐसा करें कि हमारी इम्प्रूवमेंट फास्ट हो। बहुत टाइम से हम एक ही जगह पे अटके हुए हैं। तो यार ज़्यादा जल्दी इम्प्रूव करने के लिए अपने लिमिट्स को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कि अगर तुम बी प्रॉब्लम आराम से कर लेते हो तो बी प्रॉब्लम तुम छोड़ सकते हो थोड़े दिन के लिए, बस सी प्रॉब्लम करो। मतलब वो प्रॉब्लम्स करो दिन में जो तुमसे नहीं होते कॉन्टेस्ट के अंदर सॉल्व। उन प्रॉब्लम में ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट मत करो जो तुम खुद से सॉल्व कर लेते हो। खुद से सॉल्व करने में अच्छा फील तो आता है लेकिन यार इम्प्रूवमेंट उतनी नहीं होती। इसके बजाय अगर तुम ज़्यादा टाइम उन प्रॉब्लम में लगाओगे जो प्रॉब्लम तुमसे सॉल्व नहीं होते बिना सॉल्यूशन देखे, तो उसमें जो सीखने को मिलेगा वो बहुत ज़्यादा होगा। और यार सीपी में बेस्ट होना इज़ लाइक, सीपी के टर्म में बोलूँ तो कैसे बेस्ट हो सकता है कोई सीपी में, तो मेरे को बस एक ही चीज़ समझ आती है, वो है ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स लगाओ, प्रैक्टिस करो, बस यही एक सिंगल रास्ता है यार सीपी में जल्दी से जल्दी इम्प्रूव करने का। और कोई तरीका ही नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में अच्छे होने का। प्रैक्टिस और प्रैक्टिस प्रैक्टिस सुन, बहुत लोग बोलते हैं कि यार प्रैक्टिस करो, और तुम्हें लगता होगा यार ये तो सबको पता है कि प्रैक्टिस करना है, और तुम्हें और वो नहीं ढूंढना है। बस यही एक तरीका है नॉर्मल, ख़त्म बात, कि बस प्रैक्टिस करना है हमें। और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जिस टाइप के प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करोगे, तो वो टाइप तुम्हारा नेचुरल बनता जाएगा। मतलब उस टाइप का कभी भी सॉल्यूशन आएगा तो तुम बहुत जल्दी से क्लिक करेगा वो तुम्हें, क्योंकि उस टाइप के तुमने करे होंगे। तो यार या तो तुम बहुत बड़े जीनियस हो गए तो कम प्रैक्टिस में काम चल सकता है, कि तुमने एक बारी कोई टाइप कर लिया और तुम्हारा वो काम हो गया, अब कभी भी आएगा तो तुम कर दोगे, तुम बहुत बड़े जीनियस हो। अगर नहीं हो तो यार इतनी प्रैक्टिस करो कि वो टाइप तुम्हें याद हो जाए। मतलब प्रैक्टिस इतनी कर दो कि कोई भी वैसा क्वेश्चन अगर आ जाए जो तुमने पहले करा है तो उसको तुम कभी भी गलत ना करो। एटलीस्ट इतनी प्रैक्टिस करनी है तुम्हें कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए कि वैसा क्वेश्चन कभी तुमने करा ना हो। आई गेस बस यही दोनों चीज़ें फॉलो करोगे तो बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट दिखती है। तो रिकर्जन के सीरीज़ में भी आज मैं एक नया टाइप का प्रॉब्लम लेके आ रहा हूँ। बहुत सारे लोगों ने ये सुना होगा कॉइन चेन प्रॉब्लम है, बट ये काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है कॉइन चेन प्रॉब्लम रिकर्जन सीखने के लिए। तो रिकर्जन में भी आज एक लेवल बढ़ाया है मैंने, थोड़ा सा डिफिकल्ट में भी लग सकता है कुछ लोगों को, बट मैं जितना ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकता हूँ उतना करने की कोशिश करूँगा ताकि ईजिली समझ आ जाए। समझना इस प्रॉब्लम को आसान है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन करना और इसका मेमोराइजेशन ढूंढना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट थी इस प्रॉब्लम के अंदर, जो कि बहुत सारे लोग गलत कर देंगे। स्केड्यूल बनाया करो यार कि मैं इजी प्रॉब्लम 2-3 करूंगा, फिर मैं मुश्किल प्रॉब्लम के साथ स्टार्ट कर दूंगा। मुश्किल प्रॉब्लम में सबसे पहले फेमस प्रॉब्लम्स को पकड़ो, उस टॉपिक से रिलेटेड जो मुश्किल है लेकिन फेमस प्रॉब्लम है। तो उससे क्या फ़ायदा होगा यार कि फेमस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन बड़े इजीली तुम्हें मिल जाएंगे, और समझाने के लिए बहुत सारी वीडियोस वगैरह अवेलेबल है नेट पे, तो फ्री में तुम उसकी मुश्किल प्रॉब्लम को इजीली समझ सकते हो। वो समझ के बहुत अंडरस्टैंडिंग आती है उस टॉपिक से रिलेटेड, और फिर उसके बाद उससे और मुश्किल नए प्रॉब्लम करो जो कहीं पे तुम्हें नहीं मिलता। यूवीए एक बहुत बढ़िया साइट है, स्पॉज भी बहुत बढ़िया साइट है, वहाँ पे सॉल्यूशंस नहीं मिलते। थोड़ा सा स्ट्रगल करो प्रॉब्लम्स के साथ, जितना ज़्यादा प्रॉब्लम के साथ स्ट्रगल होता है उतनी ज़्यादा
अंडरस्टैंडिंग बनती है उस टॉपिक के साथ, लैंग्वेज के साथ, डीबगिंग में हेल्प होती है। डीबगिंग तुम खुद करा करो, कभी भी किसी और को अपनी डीबगिंग के लिए मत बोला करो, एटलीस्ट जब तक 2 दिन ना हो जाए तुम्हें उस प्रॉब्लम के साथ। डीबगिंग जितना ज़्यादा खुद करोगे उतनी ज़्यादा डीबगिंग की नॉलेज आती है। डीबगिंग तुम जितना ज़्यादा दूसरों से करवाओगे तो ये समझो कि तुम्हारी डीबगिंग स्किल बिल्कुल भी इम्प्रूव नहीं हुई। सो विद दैट विल स्टार्ट विद आवर वीडियो कॉइन चेंज प्रॉब्लम, जिसकी एक्सप्लेनेशन मेरे को काफ़ी ईजी लगती है, और ऐसे जितने भी अब प्रॉब्लम होंगे आई होप वो सारे तुम कर पाओगे। तो हमारे को एक वैल्यू दी होगी n, हमें ये वैल्यू बनानी है कॉइन्स को लेके, और हमारे पास कुछ डी डिनोमिनेशंस के कॉइन हैं m कॉइन्स, इन सब की वैल्यूज़ अलग अलग है, मतलब D0 D1 D2 D3 D4 ये सारी अलग अलग वैल्यूज़ की कॉइन्स हैं। जैसे कि मान लो 1 रुपये का है, 2 रुपये का है, 3 का है, 5 का है, 10 का है, 50 का है, 100 का है, ऐसे करके कुछ एक एरे टाइप में हमें गिवन है कि ये सारी वैल्यूज़ के कॉइन हमारे पास रखे हुए हैं। हमें करना क्या है, इनमें से कुछ कॉइन को ऐसे सेलेक्ट करना है कि उनका मैं सम करूं तो वो n बना दे। अब मेरे को इस प्रॉब्लम में ये बताना है कि मेरे पास ऐसे कितने तरीके हैं ये n बनाने के, ताकि मैं डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइन को सिलेक्ट करूं। इनमें से ऑर्डर का फ़र्क नहीं पड़ेगा कि किसी भी ऑर्डर में किसी भी कॉइन को मैं ले सकता हूं। बस ये होगा कि यार एक सेट मेरा दूसरे सेट से अलग तब कहलाएगा जब उसमें से एक भी कॉइन दोनों में अलग हो। तो हमें वही बताना है कि ऐसे कितने सेट्स बनेंगे हमारे टोटल इन सारे कॉइन्स को लेके जिनका सम इक्वल्स टू n होगा। तो यार इसकी जनरल सी बात है सोचने वाली कि यार हम अगर कभी भी कोई सेट बनाने जाते हैं तो हर एक कॉइन के लिए, हर एक डी के लिए हमारे पास सिंपल 2 तरीके हैं। या तो मैं इसको अपने सेट में लूँगा या तो मैं इसको अपने सेट में नहीं लूँगा। और ये बहुत जनरल स्टेटमेंट मैंने अभी तुम्हें बताई है, ऐसा तुम्हें बहुत सारे प्रॉब्लम में मिलने वाला है फ्यूचर में रिकर्जन के डीपी में, कि जहाँ पे तुम्हें एरे गिवन होगा और एरे का एलिमेंट या तो हमारे आंसर में इंक्लूड होगा या तो हमारे आंसर में इंक्लूड नहीं होगा। तो ऐसे प्रॉब्लम में कभी भी अगर सब प्रॉब्लम ओवरलैपिंग आती है तब तो तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कम होती है। अगर लेकिन सब प्रॉब्लम ओवरलैपिंग नहीं आती है तो यार तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस केस में एक्सपोनेंशियल हो जाएगी, क्योंकि हर एक डी के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है और ऐसे m डी होंगे तो 2 की पावर m ऑप्शंस होंगे। सो आई होप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला पार्ट क्लियर है। तो अब हमें यार इंक्लूड करना है डी या फिर एक्सक्लूड करना है, तो हमने रिकर्जन बनानी है। रिकर्जन बनाने का सबसे पहला तरीका मैंने बताया कि यार ट्री बनाओ, ट्री के बिना रिकर्जन कभी स्टार्ट नहीं करनी। तो रिकर्जन में मैं 2 चीज़ें लेके चल रहा हूँ एक साथ, कि मेरे पास कितने टोटल एलिमेंट बचे हैं सिलेक्ट करने के लिए, और मेरे पास सम क्या बचा है जो मेरे को फाइंड करना है। अब इसमें रिकर्जन कैसे लग रही है, तो मैंने कहा यार मान ले अगर मैं D0 ले लेता हूँ अपने आंसर के लिए, तो मेरे को अब रिमेनिंग कितना फाइंड करना है, n-D0 फाइंड करना है। किस सर्च एरिया में, D1 से लेके लास्ट तक में मेरे को n-D0 फाइंड करना है। पहले मेरे को क्या फाइंड करना था, D0 से लेके D8 तक में मेरे को n फाइंड करना था। यानी कि प्रॉब्लम का नेचर मेरा चेंज नहीं हुआ, मेरी बस वैल्यूज चेंज हो गई। जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम का नेचर चेंज ना हो और सिर्फ वैल्यू चेंज हो जाए तो वो प्रॉब्लम रिकर्जन से ईजिली हो सकता है। तो मैंने कहा यार 8 एलिमेंट्स हैं और n मेरे को बनाना है। तो अगर मैं n में से जो पहला D0 है वो इंक्लूड करता हूँ अपने आंसर में, तो मेरे एलिमेंट्स रह जाएंगे 7 और मेरे सम कितना बनाना होगा मेरे को n-D0। या फिर अगर मैं D0 को एक्सक्लूड कर देता हूँ तो भी मेरे एलिमेंट तो हमेशा डिक्रीज होंगे ही, मतलब या तो इसको मैं लूँगा या तो नहीं लूँगा, लेकिन जो मेरी सर्च स्पेस है वो हर एक कॉल के बाद डिक्रीज हो जाएगी 1 से। तो 7 एलिमेंट्स तो बचेंगे, अगर मैंने लेकिन नहीं लिया तो मेरा सम n रह जाएगा। तो मैं ऐसे बनाता चला गया ट्री। अब यार इस ट्री को देख के कहीं भी तुम्हें रिपीटिशन वाली फील आ रही है कि कहीं से तुम्हारा सब प्रॉब्लम ओवरलैप कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो इस ट्री से मेरे को तो कहीं भी समझ नहीं आ रहा कि यार रिपीटिशन मेरे को कहीं पे दिख रही हो, क्योंकि रिपीटिशन देखने के लिए यार हमारी ये दोनों चीज़ सेम होनी चाहिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कि सर्च स्पेस और जो सम मैं ढूंढ रहा हूँ ये मेरे 2 जगह पे सेम होने चाहिए, तब जाके मैं कह सकता हूँ कि यार रिपीटिशन हो रही है। सिर्फ एक ये या तो सम मैं ढूंढ रहा हूँ और कहीं पे सेम सम मेरे को मिल गया तो मैं ये नहीं कह सकता कि प्रॉब्लम ओवरलैप कर रही है। क्यों नहीं कर रही है?
क्योंकि यार यहाँ पे मान लो मैं सर्च स्पेस कहता हूँ कि यहाँ पे 6 एलिमेंट में मेरे को क्या ढूंढना है, n-d1 ढूंढना है। अब यहाँ पे 6 स्पेस में मेरे को क्या ढूंढना है, n। तो क्या ये दोनों प्रॉब्लम सेम है? बिल्कुल भी नहीं सेम है। और दूसरी चीज़ मैं कहता हूँ कि यार मेरे को क्या ढूंढना है, n-d0 - d1 6 साइज में ढूंढना है, और यहाँ पे n-d0 - d1 5 साइज में ढूंढना है। तो क्या ये दो प्रॉब्लम सेम है? बिल्कुल भी सेम नहीं है। तो यहाँ पे मेरी प्रॉब्लम को ओवरलैप होने के लिए मेरी ये दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए। इस चीज़ को बिल्कुल अच्छे से समझना है कि यार जो भी क्राइटेरिया हम ट्री में लेके चल रहे हैं हम तभी कहेंगे सेम जब उसमें जितने भी क्राइटेरिया हमारे हर एक नोड पे आते हैं जो हमें प्रॉब्लम को डिसाइड करने में हेल्प करते हैं वो पूरे पूरे मैच होने चाहिए, तब जाके प्रॉब्लम को ओवरलैपिंग हम कह सकते हैं। तो यार मेरे को इसमें तो पता नहीं लग रहा कि यार बिल्कुल भी कहीं से ओवरलैपिंग दिख रही हो। तो क्या करें, क्या इसमें ओवरलैपिंग नहीं है? यहीं पे बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं। मैंने हमेशा समझाया कि यार बहुत बारी ये होता है कि जनरल ट्री जब हम बनाते हैं हमें ओवरलैपिंग नहीं दिखती। इसके बजाय अगर हम जनरल की जगह न्यूमेरिक ट्री बनाते हैं, मतलब एक कोई छोटा एग्जांपल लेके, ये एग्जांपल भी मैंने बहुत बड़ा ले लिया, n को अगर मैं 5 ले लेता और यहाँ पे एरे 1 2 3 4 5 का ले लेता तो उसमें काफ़ी आसानी से तुम्हें बहुत जल्दी सब प्रॉब्लम ओवरलैपिंग दिख जाती। लेकिन खैर n को हम 18 भी लेते हैं अगर, और ये मान ले हमारा रैंडम एक एरे है, तो देखते हैं इसमें सब प्रॉब्लम ओवरलैपिंग है कि नहीं है। लेकिन मैं यही रेकमेंड करूँगा कभी भी सब प्रॉब्लम ओवरलैपिंग देखनी हो रिकर्जन में तो हमेशा 5 साइज का एरे लिया करो और कोई जेन्युइन वैल्यू लिया करो ऐसी कि जिसमें ओवरलैपिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। वैसी वैल्यू में अगर ओवरलैपिंग हो रही है तो यार ये समझो कि जनरल में भी ओवरलैपिंग होगी ही होगी। तो 18 के साथ जब मैंने शुरू करा तो स्टार्टिंग में मेरे को ओवरलैपिंग नहीं दिखी, लेकिन जब मैं इस लेवल पे आ जाता हूँ तो मेरे को यहाँ पे 11.5 दिखता है, यहाँ पे 11.5 दिखता है, यहाँ पे 12.5 दिखता है, यहाँ पे 12.5, 14.5, 14.5, और इसको तो मैंने अभी एक्सपेंड भी नहीं करा। मतलब इतने सारे रिपीटिशन अब दिखने स्टार्ट हो गए हैं, और जैसे ही रिकर्जन में रिपीटिशन दिखने स्टार्ट होते हैं तो उनका नंबर भी एक्सपोनेंशियली बढ़ता है जैसे भी हमारा सॉल्यूशन एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। सो हमें ये चीज़ तो पता लग गई कि यार ओवरलैपिंग वाली प्रॉब्लम तो ये है। तो भी इसकी ओवरलैपिंग को हैंडल करने के लिए जो हम मेमोराइजेशन हमने पिछली वीडियो या पहली वीडियो में सीखा था वो उसमें हम क्या करते थे, एक सिंपल एरे बना लेते थे, क्योंकि उसमें जो हमारी कंडीशन होती थी वो एक ही एलिमेंट पे डिपेंड करती थी। ट्री नोड में बस एक ही एलिमेंट था और उस एलिमेंट को चेक रखने के लिए कि इसके लिए मेरे पास आंसर है या नहीं है उसके लिए एरे में काम चल जाता है। लेकिन अब यहाँ पे मेरे पास एक एलिमेंट नहीं है, मेरे पास यहाँ पे दो एलिमेंट। तो जब भी मेरे पास यार दो एलिमेंट है कि मेरे को ये चेक करना है कि इसका पहला और इसका दूसरा किसी के पहले या किसी के दूसरे से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसको चेक करने के लिए मैं एक सिंपल एरे से कैसे काम कर सकता हूँ? मैं नहीं काम कर सकता। तो उसके लिए मेरे को मैट्रिक्स लेना पड़ेगा जिसमें रो मेरा क्या डिनोट करेगा, पहला एलिमेंट, एंड कॉलम्स मेरे क्या डिनोट करेंगे, दूसरा एलिमेंट। तो ऐसे टाइप का अगर मैं मैट्रिक्स बना लेता हूँ तो मेरे लिए देखना काफ़ी आसान हो जाएगा कि क्या ये चीज़ मेरे को पहले मिली है या नहीं मिली है। अब यार बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे जो डीपी में काम आएगी। हम यहाँ पे रिकर्जन कर रहे हैं और मेमोराइजेशन भी साथ साथ कर रहे हैं, यानी कि डीपी भी साथ साथ हमारी हो रही है। जब आइट्रेशन में हम करेंगे तो उसमें हेल्प होगी ये थिंकिंग में। तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें दिखी जो हमारे रिपीटिशन को बता सकती हैं। तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है हमारे को रिपीटिशन देखने में। क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है हमारे सॉल्यूशन को देखने के लिए, उसी को हम स्टेट कहते हैं। बहुत सारे लोगों का ये डाउट रहता है यार डीपी में ये स्टेट क्या होता है। बहुत सारे लोग बात करते हैं डीपी की स्टेट पहचानो, डीपी की स्टेट पहचानो, डीपी की स्टेट पहचानो तो तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये स्टेट होता क्या है? तो स्टेट बेसिकली अब तुम्हें पता लग रहा होगा कि कितनी इंपॉर्टेंट है ये दो चीज़ें, कि अगर मेरे को ये दो चीज़ें कहीं पे सेम दिखी तो मैं कह सकता हूँ कि यार इस प्रॉब्लम को मैंने पहले सॉल्व करा था, इसको मेरे को दोबारा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डीपी क्या टेक्निक है? डीपी यही तो एक टेक्निक है कि हमने कोई चीज़ एक पहले सॉल्व करी है, उसकी मदद से हम फ्यूचर वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो पहले हमने कोई चीज़ करी है, उसको कैसे स्टोर करना है, तो उसमें उस प्रॉब्लम में जितने हमारे स्टेट होंगे जो डिफाइन करेंगे कि यार ये चीज़ पहले सॉल्व हुई है कि नहीं हुई है, उसको हम स्टेट कहते हैं। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, यहाँ पे हमारा सम है और साइज ऑफ एरे, कि अब हमें क्या साइज पे सर्च मारना है। तो ये चीज़ हमारी डीपी में स्टेट बनेगी। तो वैसे ही हम मेमोराइजेशन भी करेंगे, हम मैट्रिक्स लेंगे और उसमें सेव करते जाएंगे। तो इसका कोडिंग पार्ट अब
देख लेते हैं। अगर किसी को यहाँ तक में कोई डाउट रहता है तो वो कमेंट सेक्शन में डाल देना यार। एक्सप्लेनेशन में कभी भी कोई कमी लगे तो कमेंट सेक्शन में खुल के पूछना, कोई बात तुम्हें समझ ना आ रही हो तो। सो कोडिंग पार्ट में मैंने एक n ले लिया जिसमें मैं वैल्यू लूँगा कि क्या वैल्यू मेरे को बनानी है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया है मैंने 5 का कि 5 वैल्यू मेरे को बनानी है। एस जेड में मैंने साइज़ ले लिया कि कितने कॉइन्स मेरे को मिलेंगे, यानी कि एरे का साइज़ क्या है वो एस जेड ग्लोबल बनाया मैंने वेरिएबल, उसमें मैंने साइज़ इनपुट ले लिया। मैंने बताया था रिकर्जन में मोस्टली ग्लोबल चीज़ों का यूज़ करता हूँ, तो कॉइन एरे भी मैंने ग्लोबल बनाया है और जो मैट्रिक्स मैंने बनाई है मेमोराइजेशन के लिए डीपी वो भी ग्लोबल बनाया है। तो कॉइन को मैं रीसाइज कर दूंगा ताकि मेरी मेमोरी वेस्टेज ना हो, मेमोरी उसको एलोकेट हो जाए। एस जेड के साइज से मैंने कॉइन वेक्टर को अपने रीसाइज कर दिया है परफेक्ट। और उसके बाद मैंने इनपुट ले लिया अपना ये पांचों एलिमेंट कि कौन कौन सी वैल्यू के कॉइन है मेरे पास। उसके बाद डीपी को मैंने असाइन कर दिया। तो मेमो भी यूज़ कर सकते हो किसी भी वेक्टर या फिर किसी भी 2D मैट्रिक्स को किसी एलिमेंट से असाइन करने के लिए। मैंने सिंपल असाइन फंक्शन का यूज़ करा है। इसका ये फॉर्मेट होता है वेक्टर के अंदर, देख लेना इसको एक बारी। और -1 से मैंने सारे आंसर को इनिशियलाइज कर दिया। अभी तक मेरे को किसी भी एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिला है। उसके बाद मैंने क्या सी आउट कर दिया, चेंज में मैंने क्या भेजा है, क्या मेरे को सम बनाना है और मैं अभी कौन से एलिमेंट पे हूँ। जीरोथ एलिमेंट से मैंने स्टार्ट करा है। उसके बाद अब अपना मेन फंक्शन देख लेते हैं कि हमारा कॉइन चेंज प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो रहा है। तो एक मेरा सम इसमें इनपुट मिलेगा और एक मेरे को एस मिलेगा। एस हमारी स्टार्टिंग इंडेक्स है, मतलब कौन सा इंडेक्स अभी हम कंसिडर कर रहे हैं, मतलब कौन सी कॉइन की वैल्यू अभी हम कंसिडर कर रहे हैं। तो कभी भी मेरा सम लेस देन 0 हो जाता है तो यानी कि यार वो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। ऑफ कोर्स सम मेरा लेस देन 0 का होने के मतलब यार कोई कॉइन मैंने ऐसी ले ली है उसमें जो कि n से भी ज़्यादा बड़ी वैल्यू बना देगी, तो उस केस में मैं रिटर्न 0 कर दूंगा। कभी भी मेरा सम इक्वल्स टू 0 हो जाता है तो मैं रिटर्न क्या करूंगा, 1। हम हर बारी ट्री में क्या कर रहे थे कि अगर ये वैल्यू मैंने इंक्लूड करी तो n में से ये मैं माइनस कर रहा था, तो ये डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज होते होते अगर मान लो ये 0 हो जाएगा लीफ नोड पे, तो 0 का क्या मतलब है कि यार मैंने वैसी सारी वैल्यू सेलेक्ट कर ली हैं जो मेरा n बनाती है। तो यानी कि ये एक तरीका है हमारे सॉल्यूशन बनाने के लिए। तो रिटर्न मैंने क्या कर दिया, 1 कर दिया। s इक्वल्स टू एस जेड क्या था, मेरा टोटल साइज यानी कि कितनी कॉइन्स है मेरे पास। अब मेरा एलिमेंट मेरा 0th एलिमेंट से स्टार्ट हुआ था, मान लो ये 5 इस एग्जांपल में है, तो मेरा जब ये 5 हो जाएगा तो यानी कि मेरे पास अब जितने भी कॉइन बचे हुए थे वो सारे खत्म हो चुके हैं। तो और मेरा सम अभी भी 0 नहीं हुआ है, तो उस केस में भी रिटर्न में क्या करवाऊंगा, 0 रिटर्न करवा दूंगा कि कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। ये 3 हमारे बेस केस बनेंगे जो कि पहचानना बहुत ज़्यादा इजी था कि अगर तुम इस ट्री को ही फॉलो करते रहते तो इसमें यही 3 मैक्सिमम बेस केस बन सकते हैं कि या तो हमारा ये वाला एलिमेंट 0 हो जाएगा या तो ये वाला एलिमेंट लास्ट तक 0 हो जाएगा, यानी कि या तो एरे खत्म हो जाएगा या तो n खत्म हो जाएगा या तो एरे खत्म होने से पहले n नेगेटिव हो जाएगा। तो ये 3 बेस केस हमने बना दिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक आंसर वेरिएबल रेफरेंस बना लिया डीपी ऑफ सम एस। सम हमारा रो बताएगा कि कितना सम रह गया है और कौन से एलिमेंट पे अभी हम हैं। कौन से एलिमेंट पे अभी हम हैं ये एक तरह से ये भी रिप्रेजेंट करता है कि यार कितने एलिमेंट आगे एरे में बचे हुए हैं। मान लो मैं सेकेंड एलिमेंट पे अभी खड़ा हूँ और एरे का साइज 5 है, तो कितने एलिमेंट आगे बचे हैं, 3 एलिमेंट आगे बचे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एस भी लिखता हूँ तो ये बिल्कुल सही मेमोराइजेशन होगी। मैं इसको एस जेड माइनस एस भी लिख सकता था कि इतने एलिमेंट मेरे बचे हैं इतने सम के लिए। तो क्या मैंने कभी ये आंसर फाइंड आउट करा है? अगर ये आंसर नॉट इक्वल्स टू -1 होता है तो मैं कहता हूँ हाँ मैंने ये आंसर पहले फाइंड आउट करा है और इसको रिटर्न कर दो। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं आंसर में क्या वैल्यू डालूंगा, फंक्शन को कॉल करूँगा 2 तरीकों से। एक तो सम में से मैं कॉइन का करंट वाला माइनस कर दूंगा, यानी कि जो करंट कॉइन हम समझ रहे हैं कि ये मान लो हम सेकंड कॉइन पे थे तो सेकंड कॉइन की वैल्यू में माइनस कर दूंगा सम में से और अपने एरे में एक आगे बढ़ जाऊंगा। मैंने कहा था हमेशा एरे स्ट्रिंग मैट्रिक्स में हम इंडेक्स पे काम करते हैं, बार बार ही नया चीज़ नहीं बनाते, तो इसलिए मैंने s+1 कर दिया है यहाँ पे। तो यानी कि s अगर मेरा 1 था यानी कि सेकेंड एलिमेंट पे था तो अगले कॉल के लिए अब s=2 हो जाएगा, यानी कि थर्ड एलिमेंट पे मैं आ जाऊंगा। एक तरीका तो ये हुआ जब मैंने कॉइन को अपना इंक्लूड कर लिया। दूसरा तरीका क्या हुआ, मैंने कॉइन को उस वैल्यू को इंक्लूड नहीं करते हुए मैं आगे वाले वैल्यू पे चला गया।
तो इस तरीके से जो भी मेरा सम आता है, मतलब इस तरीके से जितने भी मेरे कॉइन बन पाते हैं और इस तरीके से जितने भी बन पाते हैं, उन दोनों के एडिशन से हमें क्या मिल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज टू मेक n फ्रॉम दीज वैल्यूज ऑफ कॉइन्स। सो हमने क्या करा, वो चीज़ कैलकुलेट करी और उसको रिटर्न कर लिया। जैसा कि देख रहे हैं यार, इस एग्जांपल में हमें 5 बनाना था और हमारी ये वैल्यूज़ हैं, तो 5 बनाने के तुम्हारे को कितने तरीके दिख रहे हैं। एक नॉर्मली 5 ले लेंगे हम, एक 4 लेंगे, एक 1 लेंगे, एक 2 लेंगे, एक 3 लेंगे। तो यहाँ पे 3 तरीके ही दिख रहे हैं मुझे, और कोई तरीका नहीं दिख रहा, और आंसर भी हमारा 3 आ रहा है। सो आई होप ये प्रॉब्लम भी तुम्हें समझ आई होगी। और मेमोराइजेशन में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है सोचने के लिए, कि हमें मैट्रिक्स लेनी है या फिर हमें एरे लेना है या फिर हमें और कुछ लेना है, तो वो डिपेंड करता है स्टेट पे। और स्टेट क्या होती है, जो हमें ये बताती है कि यार हमारी सब प्रॉब्लम ओवरलैपिंग है कि नहीं है पूरी श्योरिटी के साथ। तो उसमें कितने फैक्टर्स होते हैं उस पर डिपेंड करता है कि हमें डेटा स्ट्रक्चर कैसा लेना है। इस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डीपी में भी बहुत ज़्यादा काम आएगी, तो इसको अच्छे से समझना। अगर ये पार्ट समझ नहीं आता तो वो मेरे से कोई भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। सो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।